नमस्कार दोस्तों, द स्टडी कैफे में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर राजपुरोहित और अपन देखेंगे आज जो है गुप्त साम्राज्य। हमने मौर्योत्तर काल देखा। मौर्योत्तर काल से लेके गुप्त साम्राज्य के तक का काल जो होता है भारतीय इतिहास में जो है एक जो है शून्य काल होगा, एक रिक्त काल था जिसमें या ज़्यादा विकेंद्रीकरण का काल था, ये समझिए आप, क्योंकि उसमें कई सारी क्षेत्रीय शक्तियों उद्भव में आ चुकी थी लेकिन कोई भी एक केंद्रीय सत्ता नहीं थी भारतपुर में। तो जो है उस रिक्तता को पूरा करती है वो करते हैं आपके गुप्त। कौन करेंगे? गुप्त करेंगे। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जल्दी से लाइव आ जाइए आप लोग। गुड इवनिंग, वेरी रिलेश लाइव। अंकित कुमार राम राम, डीजी मार साहब नमस्कार, जीवी डिजिटल, बजरंग कुमार गुड इवनिंग, दीपक जैन गुड इवनिंग, प्रहलाद पासवान हेलो सर, हेलो भाई, राजपूत विकास गुड इवनिंग, देवेंद्र सिंह गुड इवनिंग, लाल सिंह यादव मैं यहीं था, कहीं नहीं था, कल भी मैंने क्लास ली थी, आप लाइव नहीं थे। अमित यादव नमस्कार भाई, सबको नमस्कार। ऋतिक कुमार गुड इवनिंग। चलिए भाई, तो अपन देखते हैं जो फटाक से लाइव आ जाए, जल्दी आ जाइए और तादाद बढ़ाइए, अभी बहुत कम लोग लाइव हैं आप। तो जो है गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? गुप्त साम्राज्य की। तो इस जो राजनीतिक रिक्तता थी इसे पूरा करते हैं वो अपने गुप्त साम्राज्य करता है। तो गुप्त साम्राज्य की जानकारी के इतिहास के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं हमारे सामने, क्योंकि गुप्त साम्राज्य या गुप्त वंश का जो है इतिहास है वो भारतीय इतिहास में सबसे विवादाग्रस्त विषय है। इसका निर्धारण करना बहुत कठिन है। हम इसके निर्धारण के क्या क्या पहलू हो सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो है गुप्तों की ऐतिहासिक जानकारी की मैं बात करूं तो हमें कई सारे साक्ष्य मिलेंगे। एक तो हम जो है अभिलेखों के आधार पर इनका इतिहास निर्धारित करेंगे। किसके आधार पर? अभिलेखों के आधार पर, ध्यान रखना, ठीक है। और जो है क्या हो सकता है, और जो है हम देखेंगे वो देखेंगे साहित्य के आधार पर, ठीक है। और क्या देखेंगे? और जो है हम देखेंगे वो देखेंगे विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत। उन्होंने गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या कहा है उसके बारे में बात करेंगे। चलिए, तो गुप्त साम्राज्य की बात कर रहे हैं तो अभिलेखों के आधार पर यदि हम डिसाइड करें गुप्तों के साम्राज्य की मैं आपसे बात करूं तो जो है हमें कई सारे अभिलेख मिलते हैं जो गुप्त साम्राज्य की विस्तृत जानकारी देते हैं। कई सारे गुप्त शासकों की जानकारी का हमें क्या मिलता है? साक्ष्य मिलता है। वो है पहला आपका देखें तो प्रयाग प्रशस्ति है। कौन सी है? प्रयाग प्रशस्ति। और ये प्रयाग प्रशस्ति है, ये किसके बारे में जानकारी देती है? ये समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी देती है। कौन से गुप्त शासक के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त, इसके वंशज, इसकी विजय, इसका राजनीतिक अस्तित्व, उनके सारों की जानकारी हमें मिलेगी, वो प्रयाग प्रशस्ति में मिलेगी। और क्या है? स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। कौन सा अभिलेख? स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। तो ये भीतरी अभिलेख जो है ये किसका है? भीतरी अभिलेख ये जो है स्कंदगुप्त का है। किसका है? स्कंदगुप्त का है। इसके अलावा हम बात करें तो जो है हम देखेंगे कई सारे जो है गुप्तकालीन शासकों के जो है हमें मिलेंगे, वो मिलेंगे क्या? वो मिलेगा आपको जो है कुमारगुप्त का विलसड़ अभिलेख। किसका अभिलेख? कुमारगुप्त का विलसड़ अभिलेख। विलसड़ अभिलेख ये किसके बारे में है? कुमारगुप्त के बारे में जानकारी देगा। जो है किसके बारे में देगा? कुमारगुप्त। तो इस तरह से हमें जो है कई सारी गुप्तों के बारे में प्रशस्तियाँ मिलती है। साहित्य की बात करूं मैं आपसे, यदि साहित्य की बात करूं तो साहित्य में हम देखेंगे जो है वजिका की कीर्ति कौमुदी। वजिका, इसकी जो है पुस्तक है कीर्ति कौमुदी। कौमुदी, इसमें जो है कारस्कर शब्द का उपयोग किया गया चंद्रगुप्त के लिए, यानी जो है निम्न जातीय टाइप का, ठीक है। और क्या है? और हम देखते हैं जो है चंद्रगोमिन का व्याकरण। चंद्रगोमिन का जो है क्या है? व्याकरण। इसमें जो है गुप्तों के लिए जरट शब्द का उपयोग किया गया, जरट, ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज़ का। यानी कि वजिका की कीर्ति कौमुदी में हमें वर्ड मिलेगा, वो क्या मिलेगा? कारस्कर, ठीक है। और इसमें चंद्रगोमिन में मिलेगा, वो क्या मिलेगा? जरट, ठीक है, ध्यान रखना। विदेशी यात्रियों में जो है एक चीनी यात्री था इत्सिंग। कौन था? इत्सिंग। वो जिक्र करता है, वो किसके बारे में जिक्र करता है? वो जिक्र करेगा जो है श्रीगुप्त के बारे में। किसके बारे में करेगा? श्रीगुप्त। इत्सिंग किसके बारे में जिक्र करता है? श्रीगुप्त के बारे में, ध्यान रखना, जिसे हम गुप्त वंश का संस्थापक मानेंगे। फिर जो है आपका होगा वो होगा आपका जो है चीनी यात्री था आपका हैंसवांग नहीं था, उसका नाम क्या था?
चलो एक और मिलेगा, वो जिक्र करेगा चंद्रगुप्त सेकंड का। किसका जिक्र करेगा? चंद्रगुप्त सेकंड का, जिसने कू फुओ की नामक जो है फू कुओ की नामक जो है पुस्तक लिखी थी। नाम मैं आगे बता दूंगा, मुझे मिस हो रहा है अभी, तो वो देख लेंगे अपन, ठीक है। तो विदेशी यात्री भी इसके बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में क्या जानकारी देंगे। और साहित्य में बात करूं तो हमें जो है पुराणों में भी इनका जिक्र मिलता है। किस में मिलता है? पुराण में। पुराण कौन सा? तो वायु पुराण में। तो वायु पुराण में हमें जानकारी मिलती है, वो किसकी मिलती है? वायु पुराण में हमें जानकारी मिलती है, वो गुप्त साम्राज्य की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? गुप्त साम्राज्य की। इसके अलावा भी यदि मोटे तौर पर बात करूं तो जो है साहित्यिक स्रोतों में जो है अलावा अभिलेखों के अलावा, विदेशी यात्री यात्रा वर्तन अलावा जो है वो है गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण साक्ष्य, वो है सिक्के। क्या है? सिक्के। तो सिक्के कई सारों के मिलेंगे आपको, जो है आपको रजत सिक्के मिल जाएंगे, चंद्रगुप्त फर्स्ट के मिल जाएंगे, और समुद्रगुप्त के जो है हमें कई सारे सिक्के मिलेंगे, 5-6 प्रकार के मिलेंगे। कुमारगुप्त के सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं। तो सिक्के भी कहीं न कहीं इनका साहित्य डिसाइड करने में क्या होगा? महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, ठीक है ना। तो गुप्त साम्राज्य के बारे में जानकारी की मोटे तौर पे जो है 3 या 4 साक्ष्य मिलते हैं हमें, अभिलेखों के आधार पे, साहित्य के आधार पे, विदेशी यात्रियों का यात्रा वृत्तांत और सिक्के। चलिए, अभिलेखों के आधार पे जो है हम इनका कोई फिक्स गोत्र तो डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जो सर्वाधिक तर्क संगत जो आपका डिसाइड करते हैं अपन, तर्क संगत जो है मानते हैं कि गुप्त कौन से वंश से थे या कौन सी जाति के थे, तो हमें एक मिलता है अभिलेख, उसका नाम है आपका पूना का ताम्रपत्र। क्या नाम है? पूना का ताम्रपत्र। ये जो है प्रभावती गुप्त का है। किसका है? प्रभावती गुप्त का। पूना का ताम्रपत्र किसका है? प्रभावती गुप्त का है। ये प्रभावती गुप्त जो है ये चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी, और इसकी शादी जो है वाकाटक नरेश जो है रुद्र सिंह से हुई थी। किससे हुई थी? वाकाटक नरेश रुद्र सिंह से। इसने जो है प्रभावती गुप्त ने पूना में ताम्रपत्र लिखवाया। उस ताम्रपत्र पे जो है इसने अपना गोत्र बताया है। क्या बताया है? गोत्र। और इस गोत्र में इसने कहा है कि ये जो है धारण जाति के ब्राह्मण है। धारण गोत्र के ब्राह्मण है। कौन से गोत्र के ब्राह्मण है? धारण गोत्र के ब्राह्मण हैं। और इसी के अंदर हमें जिक्र मिलता है कि जो है इसका पति वाकाटक नरेश रुद्र सिंह है, वो विष्णुवर्धन गोत्र का है। कौन से गोत्र का है? विष्णुवर्धन। तो ध्यान रखना, जो ये न्याय संगत तर्क माना गया है इनके गुप्तों के डिसाइड होने से, उत्पत्ति से संबंधित, वो ये है कि ये जो है मूलतः क्या होंगे? संभवतः ब्राह्मण होंगे। कौन से गोत्र के? धारण गोत्र के। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? पूना का ताम्रपत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूना का ताम्रपत्र। और ये किसने लिखवाया था? ये प्रभावती गुप्त ने। ये किसने लिखवाया था? प्रभावती गुप्त ने। ये गुप्तों का जो है हमें इतिहास निर्धारण में सहायक है, ध्यान रखना। इसके अलावा यदि मैं बात करूं गुप्त शासकों की, तो गुप्त मूल रूप से जो है यूपी और बिहार के आसपास के थे। यूपी में इनके सर्वाधिक सिक्के मिलते हैं। क्या मिलते हैं? यूपी में सर्वाधिक सिक्के। इसलिए ऐसा माना जाता है कि संभवतः इनका मूल क्षेत्र था वो यूपी के आसपास का क्षेत्र था। कौन सा था? संभवतः इनका मूल क्षेत्र यूपी के आसपास का था। बस इतना था, ध्यान रखना गुप्तों के बारे में। तो ये जो है आपकी गुप्त साम्राज्य की प्रारंभिक जानकारी के लिए हमें ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो क्या क्या रखना है? अभिलेख। अभिलेख में हम किसकी बात करेंगे? प्रयाग प्रशस्ति की। आगे आप पढ़ेंगे जैसे शासक आएंगे, ठीक है। भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, विलसड़ अभिलेख कुमारगुप्त का। फिर प्रभावती का ताम्रपत्र जो है वो प्रभावती गुप्त का है। प्रभावती गुप्त कौन थी? आगे जब चंद्रगुप्त सेकंड पढ़ोगे तब पता चल जाएगा आपको। ये प्रभावती गुप्त जो है चंद्रगुप्त सेकंड की पुत्री थी। इसकी शादी वाकाटक नरेश जो है रुद्र सिंह से हुई थी, और उसने वहां पे जो है ताम्रपत्र लिखवाया। उसमें उसने बताया कि गुप्तों का गोत्र है वो कौन सा है? धारण गोत्र के ब्राह्मण हैं। जबकि उसका पति वाकाटक नरेश रुद्र सिंह कौन से गोत्र का था? विष्णुवर्धन गोत्र का ब्राह्मण था। चलिए, ये हमें इनकी जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। इनका इतिहास निर्धारण में सबसे इंपॉर्टेंट जो अभिलेख या ताम्रपत्र मिलता है वो ये स्रोत है, ध्यान रखना। चलिए, साहित्य की बात करूं तो वजिका ने जो है लिखी है, वो क्या लिखी? कीर्ति कौमुदी। उसमें इन्हें कारस्कर या निम्न जातीय बताया गया है। और चंद्रगोमिन के व्याकरण में इनको जरट यानी जाट कहा गया है। और पुराणों के अंदर भी इनका जिक्र मिलता है। वो कौन सा पुराण है? वायु पुराण है, ठीक है। चलिए, विदेशी यात्री यात्रा में बात करते हैं। इत सिंह की श्रीगुप्त के बारे में जानकारी मिल देता है। ये इत सिंह जो है चीनी यात्री था, ये श्रीगुप्त के बारे में जानकारी देता है। और चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी देता है, वो चीनी यात्री होता है। आपका जो है नाम अभी भी मिस है मेरे, तो चंद्रगुप्त आएगा सेकंड, तब मैं पढ़ा दूंगा आपको। जो है 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहता है। और चंद्रगुप्त का कहीं अभिलेखों में नाम का जिक्र नहीं करता, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा इसका। चलिए, सिक्कों की बात करूं तो सिक्के मैंने आपको कहा कि 3 शासकों के सिक्के मिलेंगे इंपॉर्टेंट। वो शासक कौन कौन से हैं वो देख लीजिएगा।
और शासक है जो आपका, एक तो चंद्रगुप्त फर्स्ट के मिलेंगे, कौन सा है, चंद्रगुप्त प्रथम जो रजत सिक्के जारी करेगा। दूसरा जो है हम देखेंगे समुद्रगुप्त के सिक्के मिलते हैं। तीसरा जो है किसके मिलते हैं, कुमारगुप्त के सिक्के मिलते हैं। तो सर्वाधिक सिक्के कुमारगुप्त के हैं। तो सिक्कों के आधार पर भी हमें पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य बहुत ही महान साम्राज्य था, जिसने जो है पूरे भारतवर्ष को जो है एक क्षेत्र या केंद्रीय सत्ता के अंतर्गत लेके आए। पूरे भारतवर्ष पर इन्होंने क्या किया, अपना राज किया। ठीक है, तो इस तरह से जो गुप्त साम्राज्य की प्रारंभिक जानकारी है। अपन अब आगे देखेंगे, वो देखेंगे जो है गुप्तों में हमें कौन कौन से शासक पढ़ने हैं। जल्दी से लाइव आ जाइए भाई, लाइव आ जाइए, जल्दी से आ जाइए। हाँ, ये चंद्रगुप्त सेकंड के शासनकाल में फाहयान आया था। ठीक है, 399 से 414 तक रहा। फू कुओ की नामक इसने यात्रा वृतांत लिखा था, किताब लिखी थी। चलो भाई, ये क्लियर हो गया सबको। चलिए भाई, जल्दी से लाइव आ जाइए, जल्दी से लाइव आ जाइए। अब अपन देखेंगे कि हमें कौन कौन से शासक पढ़ने हैं। गुप्त वंश के कौन कौन से शासक पढ़ने। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है श्रीगुप्त। कौन है, श्रीगुप्त। 240 से लेके ईस्वी से लेके और जो है आपका रहेगा 280 तक। कब से कब तक रहेगा, 240 से लेके 280 तक। ठीक है, इसके बाद आएगा, वो आएगा घटोत्कच। ठीक है, वो रहेगा 280 से लेके 319 तक। ठीक है, ये एडी में बात कर रहा हूं मैं, सारी ध्यान रखना। इसके बाद आएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, 219 से लेके 319 से लेके 335 तक रहेगा। कब से कब तक रहेगा, 300 से लेके 335 तक। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद आएगा, वो आएगा आपका समुद्रगुप्त। कौन आएगा, समुद्रगुप्त। और ये जो है 335 से लेके 375 जो है आपकी क्या रहेगा, ईस्वी तक। समुद्रगुप्त के बाद एक जो है श्री रामगुप्त आएगा, 80 के आसपास, थोड़ा 375 से 80 तक एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है इनका, पारिवारिक जो है राजनीतिक अस्थिरता रहती है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद आएगा, वो आएगा चंद्रगुप्त सेकंड। कौन आएगा, चंद्रगुप्त सेकंड, जो आपके जो है चंद्रगुप्त सेकंड 375 से जो है 414 तक रहेगा। 375 से 80 तक रामगुप्त का जिक्र मिलेगा हमें, हम देखेंगे आगे। ठीक है, इसके बाद आएगा आपके चंद्रगुप्त के बाद, वो है स्कंदगुप्त, सॉरी ये कुमारगुप्त आएगा। कौन आएगा, कुमारगुप्त। कौन आएगा, कुमारगुप्त। कुमारगुप्त दिख रहा है, कुमारगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त जो है ये आएगा आपके 414 से लेके 454 तक। ठीक है, फिर आएगा जो है स्कंदगुप्त। कौन आएगा, स्कंदगुप्त। हमें एग्जाम पर्पज से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वही पढ़ने हैं। तो स्कंदगुप्त आएगा जो, वो आएगा 454 से लेके और फिर जो है आपके लास्ट जो है 67 तक, 467 तक। इसके बाद कई और शासक होंगे, फिर अंतिम शासक होगा, वो होगा आपका विष्णुगुप्त। कौन होगा, विष्णुगुप्त, ध्यान रखना। तो जो है 454 से लेके 467 तक रहेगा आपका, वो कौन रहेगा, स्कंदगुप्त। अंतिम शासक पूछे आप, गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक, क्या पूछे, अंतिम शासक, तो वो जो है विष्णुगुप्त था। कौन था, विष्णुगुप्त। लेकिन एग्जाम पर्पज से जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन आता है, तो उसमें से जो है चंद्रगुप्त, ठीक है, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड और कुमारगुप्त, यहां तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसमें भी ये समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, अलग अलग तरीके से पूछते हैं। हम उन सारों की बातें करेंगे, हम उन सारों के बारे में देखेंगे भाई। गुड इवनिंग सुनील बघेल, वासु कुमार, फाहयान बता दिया भाई, वासु कुमार फाहयान बता दिया भाई। यस्टरडे को लाल सिंह यादव मैंने पढ़ाया था, वो पढ़ाया था मौर्योत्तर काल। ठीक है, तो अपन देखते हैं, तो जो है
गुप्त साम्राज्य का पहला शासक श्रीगुप्त होता है। कौन होता है? श्रीगुप्त। अब इस श्रीगुप्त के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ये जो है गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था। क्या ध्यान रखना है? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक। आपसे पूछे कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो कौन था? श्रीगुप्त था। इसकी दो उपाधियां मिलती है। कितनी उपाधियां मिलती है? दो उपाधियां। दो उपाधियां कौन कौन सी है देख लीजिएगा। एक मिलती है आदिराज, क्या मिलती है? आदिराज। और दूसरी मिलती है महाराज। क्या मिलती है? महाराज। इस काल में जो है आदिराज और महाराज जैसी उपाधियां जो है सामंत धारण किया करते थे। कौन करते थे? सामंत। कौन धारण करते थे? सामंत उपाधियां धारण करते थे। ये उपाधियां धारण कौन करते थे? सामंत। यानी जो सामंत होते थे वो ये उपाधियां लगाते थे। इसका मतलब गुप्त क्या थे? सामंत थे। क्या थे? सामंत। तो ध्यान रखना, गुप्त जो है किसके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। गुप्तों ने जो है कुषाणों के सामंत होने के बाद कई सारी क्षत्रिय शक्तियां थी, नागसेन और आपके जो है मातन, वाकाटक आदि जो है जातियों को हराया, आदि शासकों को पराजित किया और उसके बाद एक छत्र पूरे भारत पे क्या किया? राज किया। तो हम उनके बारे में बात करेंगे। क्रमिक रूप से अपना जो है क्षत्रिय शक्ति से उठ के जो है एक केंद्रीय शक्ति बनती है, उसके बारे में बात करेंगे। समुद्रगुप्त तक पहुंचते पहुंचते पूरे भारतवर्ष पे राज कर लेंगे। तो ध्यान रखना, गुप्त प्रारंभ में किसके सामंत थे? आपसे क्वेश्चन पूछे तो गुप्त प्रारंभ में किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत। किसके सामंत थे? कुषाणों के। तो यहां से आपको ये पता चला कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है वो कौन है? श्रीगुप्त है। इसकी दो उपाधियां मिलती है, आदिराज और महाराज। और इससे हमें ये पता चलता है कि आदिराज और महाराज गुप्त काल में प्रारंभ में जो है उपाधि धारण करते थे वो क्या कहलाते थे? सामंत कहलाते थे। इसका मतलब गुप्त भी कहीं ना कहीं किसी न किसी के क्या है? सामंत है। तो किसके सामंत है गुप्त? गुप्त कुषाणों के सामंत है। किसके सामंत है? गुप्त कुषाणों का। क्लियर है? तो ये था श्रीगुप्त। घटोत्कच के बारे में कुछ ज्यादा है नहीं। अगला शासक है चंद्रगुप्त। कौन है? चंद्रगुप्त। लाइक कर दीजिएगा, फटाफट लाइक कर दीजिएगा, फटाफट लाइक कर दीजिएगा। बहुत कम लोग जुड़े हुए, बहुत कम लोग जुड़े हुए अभी तक। सेशन को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग जुड़े ताकि। चलिए, अगला शासक है चंद्रगुप्त। कौन है? चंद्रगुप्त। हम इसे चंद्रगुप्त प्रथम कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रथम। क्यों? क्योंकि हम एक इस नाम का और शासक पढ़ेंगे, इसलिए हम इसको चंद्रगुप्त प्रथम कहेंगे। ठीक है। शासनकाल क्या है आपको पता है? 319 एडी से लेके और जो है 335 एडी तक जो है क्या रहेगा? शासक रहेगा। ठीक है। चलिए, इसके बारे में कुछ चीज़ें जो आपको जाननी जरूरी है, आपके एग्जाम पर्पस से भी इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। पहली चीज, इसे हम गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संस्थापक। क्या कहते हैं? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हम किसे कहते हैं? हम गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त को कहते हैं। ठीक है। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। सुनील बघेल, लाल सिंह यादव, आपने लाइक कर दिया, इसके लिए शुक्रिया। तो वास्तविक संस्थापक किसका है? गुप्त साम्राज्य का। ठीक है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक हम किसे मानेंगे? चंद्रगुप्त को। बस शब्दों का खेल है, ध्यान रखना। केवल संस्थापक कहे तो श्रीगुप्त, और जब कहे कि वास्तविक संस्थापक तो कौन है? चंद्रगुप्त। तो कौन है? चंद्रगुप्त। ध्यान रखना। ठीक। अब जो है ये 319 एडी में, कब भाई? 319 एडी में क्या चलाएगा? गुप्त संवत की शुरुआत करेगा। किसकी शुरुआत करेगा? गुप्त संवत की शुरुआत। इसका मतलब 319 एडी जो है इसी दिन क्यों करता है? क्योंकि इसी समय इसका जो है राज्याभिषेक हुआ था। क्या हुआ था?
राजाभिषेक, इसी साल इसका क्या हुआ था, राजाभिषेक के समय इसने एक नए शब्द की शुरुआत की जिसे हम क्या कहते हैं, गुप्त शब्द कहते हैं। देखो 319 एडी में एक तो गुप्त शब्द शुरू हुआ, 319 एडी में क्या शुरू हुआ, गुप्त संवत। ठीक है, ये संवत पे कई बार एसएससी बैंक में क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, 319 एडी में जो है आपका शुरू हुआ वो हुआ वल्लभी संवत। वल्लभी गुजरात में है, कहाँ है, गुजरात में, तो वल्लभी संवत शुरू हुआ। ठीक है, और जो है आपको पता है कि 57 जो है बीसी में जो है आपका क्या था, वो था आपका विक्रमी संवत। क्या था, विक्रमी संवत। ठीक है, और 78 एडी में जो है वो था, वो क्या था आपका, वो आपका शक संवत था। क्या था, शक संवत। ठीक है, ये सारे संवत इस तरह से याद रखना, क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ से। ठीक है, तो जो है कई बार एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये जो शक संवत है इसके और गुप्त संवत के बीच में कितने सालों का अंतर है, तो आपको गणित आती होगी। ठीक है, लेस कर दीजिएगा, 319 में जो है 78 करते तो मेरे ख्याल से 241 वर्ष ऐसी कुछ जो है आती है, क्या अंतर आता है। कई बार पूछ लेते हैं कि विक्रमी संवत और जो है आपके शक संवत में कितना अंतर है। ठीक है, कई बार पूछ लेते हैं कि विक्रमी संवत और जो है गुप्त संवत में कितना अंतर है। तो ये ध्यान रखना, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है पूछते हैं और मैच करने को भी कहते हैं कई बार कि जो है गुप्त संवत कब शुरू हुआ था, कौन से साल में, वल्लभी संवत कौन से साल में शुरू हुआ, विक्रमी संवत कौन से साल में शुरू हुआ, शक संवत कौन से साल में शुरू हुआ। सामने वर्ष का ऑप्शन दे देंगे, एक साइड जो है इन सारे संवतों का ऑप्शन दे देंगे। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको सारी प्रकार के क्वेश्चन ध्यान में होने चाहिए। तो जो है इसने राजाभिषेक के समय क्या किया, गुप्त संवत की शुरुआत की। और क्या किया इसने, जो है लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया। क्या किया, लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से क्या किया, कुमारी देवी से विवाह किया इस आदमी ने। किसने, चंद्रगुप्त प्रथम ने। क्या किया, लिच्छवी राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया। विवाह करने के बाद इसने जो है अपने राज्य में रजत मुद्रा का प्रचलन किया। कौन सी मुद्रा का, रजत मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया, ध्यान रखना। अब आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुप्तकालीन कौन सा शासक था जिसने सर्वप्रथम मुद्रा प्रचलन किया, तो वो था आपका जो है कौन, चंद्रगुप्त। ध्यान रखना, तो रजत मुद्रा यानी कि चांदी की मुद्रा, रजत मुद्रा का मतलब क्या है, चांदी की मुद्रा का प्रचलन किया। और उन मुद्राओं पे जो है इसने जो है अपनी रानी यानी कुमारी देवी का जो है क्या करवाया, अंकन करवाया, नाम। तो अपनी रानी का नाम भी क्या लिखवाता है, अंकित करवाता है। नाम को अंकित करवाया, ये ध्यान रखना, बस ये इंपॉर्टेंट है। पूछते हैं निम्न में से कौन से शासक ने सिक्कों पे अपनी रानी का नाम अंकित करवाया, तो वो कौन था, चंद्रगुप्त। कौन सी रानी का नाम अंकित करवाया, कुमारी देवी का। ठीक है, और ये आदमी देखो पीछे मैंने बताया कि आपका श्रीगुप्त जो है उसने महाराजा और आदि राजा की उपाधि धारण की, जबकि ये उपाधि धारण करेगा महाराजा धीराज की। इसका मतलब आपको पूछे कि निम्न सर्वप्रथम कौन सा गुप्तकालीन शासक था जो जिसने स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, तो वो कौन होगा, चंद्रगुप्त। क्योंकि महाराजा धीराज की उपाधि उस समय वास्तव में वही धारण करते थे जो वास्तविक क्या होते थे, शासक होते थे, जो किसी के अंतर्गत या नियंत्रण में नहीं होते थे। ठीक है ना, तो ये जो है स्वतंत्र शासक की उपाधि, एक प्रकार की कैसी उपाधि है, स्वतंत्र शासक की उपाधि। इस चीज का ध्यान रखना। तो इसका मतलब इससे पहले वाले जो हमने पढ़े श्रीगुप्त वगैरह वो कैसे थे, वो कुषाणों के सामंत थे। और चंद्रगुप्त जो होता प्रथम, ये पहला आदमी होता जिसने महाराजा की उपाधि धारण की, यानी इसने किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं की, अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। और कौन सी उपाधि धारण की, महाराजा धीराज की। तो महाराजा धीराज की प्रथम उपाधि धारण करने वाला गुप्तकालीन शासक कौन था, चंद्रगुप्त था। ये प्रथम उपाधि है, कैसी उपाधि है, प्रथम शासक, प्रथम शासक जिसने क्या है, ये उपाधि धारण की। तो ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है, किसके बारे में मिलती है, चंद्रगुप्त के बारे में देखने को मिलती है। और इसके बाद अगला शासक जो होगा आपका वो समुद्रगुप्त है। बहुत ही महान, बहुत ही बढ़िया और एग्जाम पर्पज से बहुत ही फेवरेट टॉपिक होता है किसी भी एग्जामिनर का, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड से। तो हम आगे जो बात करेंगे वो करेंगे समुद्रगुप्त के बारे में। तो यहाँ तक आप ये देख लीजिएगा, अपन चलते हैं आगे।
संवत क्या होता है? कुछ नहीं भाई, संवत का मतलब जो है एक प्रकार का कैलेंडर है, वर्ष है, और कुछ नहीं भाई गौतम। ऋतिक कुमार, संवत मतलब क्या होता है? मतलब यही होता है जो अभी मैंने बताया, और कोई मतलब नहीं होता है। हिंदी में जैसे इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, जब आप पढ़ते हो ना सन, वही सन जो है अपनी भाषा में अपन उसको संवत का देते हैं, बस इतना फर्क है। आप पढ़ते हो सन 1999, सन 2001, सन 2002, वो सेम सन जो है यहाँ पे संवत लिखा मैंने, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं समुद्रगुप्त। किसको देखते हैं? समुद्रगुप्त को देखते हैं। समुद्रगुप्त शासक बनेगा, वो बनेगा 335 से लेके 375 एडी तक, ये ध्यान रखना। ठीक है, और ये शासक बनेगा तो ये भारत का बहुत ही महान शासक था। इसकी विजयों के बारे में हमें जो जानकारी मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ एकमात्र है, वो है प्रयाग प्रशस्ति। कौन सी है? प्रयाग प्रशस्ति। तो हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जो है इसकी विजयों का उल्लेख मिलता है, क्या मिलता है? विजयों का। उल्लेख है वो प्रयाग प्रशस्ति में है। किसमें है? प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, तो इसकी विजयों का उल्लेख हमें कहाँ मिलेगा? प्रयाग प्रशस्ति के बारे में मिलेगा। तो सबसे पहले जो है अपन प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात कर लेते हैं 5 मिनट, फिर अपन इसकी विजय वगैरह सारी देख लेते हैं। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति वास्तविकता में है क्या? ये प्रशस्ति जो है ये क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए, ये प्रशस्ति जो है मूल रूप से अशोक की कौशाम्बी अभिलेख है। क्या है? अशोक का कौशाम्बी अभिलेख। या कौशाम्बी अभिलेख की बजाय स्तंभ लेख कह दो, स्तंभ लेख ज्यादा बढ़िया है। अभिलेख की बजाय क्या कह दो इसको? कौशाम्बी स्तंभ लेख। ठीक है, ये किसका है? अशोक का है। किसका है? अशोक का। ठीक है, इस अभिलेख के अंदर, किसमें? कौशाम्बी अभिलेख में हमें जो है अशोक की रानी कारुवाकी, अशोक की रानी कारुवाकी, ये रानी है किसकी? अशोक की। और अशोक के पुत्र जो है तीवर, पुत्र कौन है? तीवर, इसकी जानकारी मिलती है। कौन से स्तंभ लेख में? कौशाम्बी स्तंभ लेख में। इसलिए हम इस कौशाम्बी स्तंभ लेख को कहते हैं रानी का अभिलेख। क्या कहते हैं? रानी का अभिलेख। ये ध्यान रखना, ये तुम जो है पीछे मौर्य काल में पढ़ चुके हो। ठीक है, किसमें पढ़ चुके हो? मौर्य काल में। प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से क्या है? कौशाम्बी स्तंभ लेख है, जिसमें अशोक ने लगवाया था। अशोक की रानी कारुवाकी का जिक्र मिलता है, जो एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक की किसी रानी का नाम मिलता है, और उसके पुत्र तीवर की जानकारी मिलती है। इसलिए हम जो है रानी का जिक्र मिलने के कारण हम इसको जो है रानी का अभिलेख कहते हैं। क्लियर है? चलिए, फिर क्या है इसमें और क्या है देखिए इसमें। ये कौशाम्बी अभिलेख जो है ये मूल रूप से लाकर प्रयाग लगाया गया, वो लगाया अकबर ने। अकबर के काल में इसको प्रयाग में लाके लगाया गया, यानी कि इलाहाबाद में लगाया गया। किसने लगाया? तो इसके पुत्र जहांगीर ने। किसने लगवाया? जहांगीर ने। इसमें हमें जो है जहांगीर की जानकारी मिलेगी, बिरबल की भी मिलेगी। किसकी मिलेगी? बिरबल की भी मिलेगी। तो हमें जो है इन तीनों की जानकारी मिलेगी। वो कहाँ मिलेगी? कौशाम्बी या प्रयाग प्रशस्ति में। कौशाम्बी में था, और अकबर के काल में इसको कहाँ लाके लगाया गया? अकबर के काल में इसको जो है प्रयाग में लाके लगाया गया। कहाँ लगाया गया? प्रयाग में। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है जहांगीर ने एक फारसी में लेख लिखवाया। किसमें? फारसी में लेख लिखवाया।
ठीक है। और वो लेख लिखा था अब्दुल्ला कासमी या कश्मी, ऐसा कोई नाम था, उसने लिखा था। ये फारसी में लेख किसने लिखा था? अब्दुल्ला कश्मी ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, और क्या है? अभी मूल रूप से ये कौशाम्बी अभिलेख था। सपोज कीजिए ऐसे अभिलेख था, ऐसे। ठीक है, इसमें जो है अशोक ने शुरुआत में कुछ रानी का लिखा हुआ लिख लिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, जब समुद्रगुप्त आया तो इसमें बहुत सारी जगह खाली थी, तो टोटल 33 पंक्तियों में, कितनी पंक्तियों में? 33 पंक्तियों में। 33 पंक्तियों में जो है 33 पंक्तियों में जो है जानकारी मिलती है, वो लिखा है समुद्रगुप्त की। 33 पंक्तियों में जानकारी किसकी मिलती है हमें? इसमें समुद्रगुप्त की। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति में मूल रूप से समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। वो कितनी मिलती है? 33 पंक्तियों मिलती है। इन पंक्तियों का रचयिता 33 का कौन था? तो वो सुन लीजिए। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, वो मिलती है 33 पंक्तियों में। ठीक है, इसका रचयिता जो है, रचयिता वो था हरिसेन। कौन था? हरिसेन। इन 33 पंक्तियों को संस्कृत भाषा में किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। किसने लिखा? हरिसेन ने लिखा। ठीक है, और देख लेते हैं, थोड़ा ये मिटा लेते हैं ताकि व्यवस्थित हो जाएगा थोड़ा। हम यहाँ देख लेते हैं इसको। ठीक है, हम देख लेते हैं, एक तो चीज़ रचयिता ज़्यादा अच्छा रहेगा वहाँ की बजाय यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, और हम क्या देखेंगे इसमें? और देखेंगे हम इसमें जो है शैली। ठीक है, और क्या देखेंगे? और देखेंगे इसकी जो है शैली के अलावा भाषा या लिपि, या क्या देखेंगे? लिपि। चलिए, रचयिता कौन है? जैसा कि मैंने कहा कि रचयिता इसका हरिसेन है। कौन है? हरिसेन। शैली पूछे तो चंपू शैली है। कैसी शैली है? चंपू। चंपू बोले तो गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, भाषा या लिपि पूछे आपसे तो भाषा और लिपि के बारे में ध्यान रखना। भाषा और लिपि जो है इसकी संस्कृत भाषा है। कैसी भाषा है? संस्कृत। और लिपि पूछे आपसे तो ब्राह्मी लिपि है। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी है। तो 3 चीज़ें पता चली हमें कि रचयिता जो है हरिसेन है, शैली जो है चंपू है, भाषा इसकी संस्कृत है, और लिपि इसकी क्या है? ब्राह्मी है। ठीक है, अपने ये तुलना करता है कि आज मैं जो है ये जो है प्रयाग प्रशस्ति लिख के कालिदास और भवभूति की श्रेणी में आ गया, यानी कि उतना उच्च कोटि का विद्वान मैं भी हो गया जितने उच्च कोटि के संस्कृत भाषा के विद्वान कौन थे? कालीसेन और भवभूति थे। ये हरिसेन कहता है। ठीक है, और क्या है इसके बारे में? और इस प्रशस्ति को, हालांकि पंक्तियां तो जो है ये पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों की रचना 33 पंक्तियों की किसने की थी? हरिसेन ने की थी। लेकिन इन पंक्तियों को इस पत्थर पे, कौन से पत्थर पे? कौशाम्बी के पत्थर पे जिसने अंकन करवाया, उस अंकन करवाने वाले का नाम था समुद्रगुप्त के समय कौशाम्बी अभिलेख या प्रयाग प्रशस्ति पे जो पत्थर पे जिसने अंकन करवाया, अंकन करने वाले का नाम तिलक भट्ट था। क्या नाम था? तिलक भट्ट। कई बार पूछ लेते हैं तो वो ध्यान रखना। ठीक है, यानी कि इसकी पंक्तियां संस्कृत भाषा में सिर्फ रचना जो की है, जो बनाई है जिस आदमी ने, उसका तो नाम हरिसेन था। लेकिन उस पंक्तियों को ले जाके इस प्रशस्ति के ऊपर अंकित करवाया है, उस आदमी का नाम क्या था? तिलक भट्ट था। क्या नाम था? तिलक भट्ट था। प्रणाम भाई अमित यादव, खुश रहो। गुड इवनिंग कमलनाथ। महेंद्र पवार, मेरी ये क्लास जो है करीब करीब 20वीं 21वीं क्लास है। इससे पहले एंशिएंट हिस्ट्री पूरी मैंने देख रखी है, पढ़ा रखी है, तो आप देख लीजिए। अशोक चांदना, खुश रहो, आनंद करो भाई। ठीक है भाई। रघु बिश्नोई आप पूछ रहे हैं जो रीट में 70-30 वाला फॉर्मूला क्या है? ये पहले तो ये होता था जो आपकी ग्रेजुएशन के अंक जुड़ते थे, अब तो पता नहीं क्या है, अब पता करना पड़ेगा, मेरी रिसेंट जानकारी में है नहीं। हालांकि ये फॉर्मूले सारे चेंज होंगे, टेंशन मत लीजिएगा। माहिराज, चरण स्पर्श, मौज करो भाई माहिराज। चलिए, इसकी वीडियो का क्या मिलता? उल्लेख मिलता है। चलिए, तो इतने सारी चीज़ों को हमने देखा कि ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है जिसमें इसकी वीडियो का उल्लेख मिलता है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से ये है।
ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति में क्या क्या ध्यान रखना है कि ये अशोक का कौशाम्बी स्तंभ लेख है, जिसमें अशोक की रानी कारुवाकी का जिक्र मिलता है, अशोक के पुत्र तीवर का जिक्र मिलता है, इसलिए हम इसको रानी का अभिलेख कहते हैं। क्या कहते हैं? रानी का। फिर इस अभिलेख को जो है प्रयाग या इलाहाबाद में लाके किसने लगवाया? अकबर ने लगवाया। अकबर खुद नहीं था, अकबर के शासनकाल में जहांगीर ने लाके लगाया, इसलिए अकबर उस पर जो है अकबर का, जहांगीर का और बिरबल का जिक्र मिलता है। उसमें फारसी में लेख लिखवाया गया, किसने लिखवाया? जहांगीर ने लिखवाया। ये चीजें क्लियर हुई। फिर मैंने बताया कि जो है प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रयाग प्रशस्ति हम कहते हैं वो सिर्फ समुद्रगुप्त से संबंध रखती है, जबकि कौशाम्बी कहेंगे तो किससे हो जाएगी? अशोक से संबंधित हो जाएगी। जो प्रयाग प्रशस्ति मूल रूप से है वो कौशाम्बी अभिलेख के ऊपर ही लिखाई गई है। उसमें टोटल 33 पंक्तियां हैं। उन 33 पंक्तियों की संस्कृत भाषा में रचना की थी, वो की थी हरिसेन ने, लेकिन उन पंक्तियों को ले जाके प्रयाग प्रशस्ति में अंकित करवाया था जिसने, उसका नाम है तिलक भट्ट। क्या नाम है? तिलक भट्ट। ये ध्यान रखना। चलिए, और जो है इसकी शैली चंपू है, यानी कि गद्य और पद्य दोनों में है। भाषा संस्कृत है, लिपि क्या है? ब्राह्मी लिपि है। क्या लिपि है? ब्राह्मी। तो ये है कौन सी भाषा? ये जो आपके समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में जानकारी दी गई है इसकी विजयों की। अब हम बात करते हैं इसकी विजय कौन कौन सी थी। विजय, समुद्रगुप्त की जो है विजय की बात करेंगे अपन। समुद्रगुप्त और इसकी विजय, देखते हैं कौन कौन सी है। इसने सबसे पहले उत्तर भारत को जीता, तो हम उत्तर भारत की विजय की बात करेंगे। दक्षिणापथ या दक्षिण भारत की बात करेंगे, ठीक है। और हम जो है आटविकों की विजय की बात करेंगे, और हम जो है गणराज्यों की बात करेंगे, और जो है हम इसमें देखेंगे किस तरह इसने जो है पड़ोसियों को जीता, जैसे असम है, नेपाल है। और फिर हम बात करेंगे विदेशी। कौन सी बात करेंगे? विदेशी। ये विदेशी दिख रहा है भाई? ठीक है, दिख रहा है विदेशी। चलिए, ये विदेशियों की बात करेंगे, ठीक है। हम एक एक कर सारी देखेंगे कि किस तरह से जो है इसने कौन कौन सी क्षेत्रों को जीता। उत्तर भारत को जीतता है तो 2 चरण होते हैं। कितना चरण होता है? 2। प्रथम चरण और दूसरा चरण, ठीक है। दक्षिण भारत को जीतने का सिर्फ 1 चरण में जीत लेता है, ठीक है। दक्षिण भारत को 1 चरण में जीत लेता है, और आटविक को भी 1 चरण में ही जीत लेगा। ये आटविक जो है प्रथम चरण में जीती जाने वाली जनजाति होती है। क्या होती है? जनजाति, जो कहाँ थी? विंध्यन क्षेत्र में थी। कहाँ थी? विंध्यन क्षेत्र में। चलिए, हम गणराज्यों की बात करेंगे, तो हम गणराज्य में जो है कई सारे गणराज्य देखेंगे 2-3 चरणों में। पड़ोसी राज्य में भी हम 2-3 पड़ोसी राज्य देखेंगे, और विदेशी में भी हम जो है 2-3 विदेशी राज्य देखेंगे, ठीक है। चलिए, प्रथम चरण में जो है 3 राज्यों को जीतता है। कितने राज्यों को? 3 राज्य जीतता है। उत्तर भारत में प्रथम चरण में कितने राज्य जीतेगा? 3 राज्य जीतेगा। दूसरे चरण में जो है 9 राज्य जीतेगा। कितने राज्य जीतता? दूसरे चरण में 9 राज्य जीतता है, ठीक है। और दक्षिणापथ के जिस चरण में जाता है उसमें इसको 12 राज्यों को विजय कर लेता है। कितने राज्यों को? 12 राज्यों को। कितने राज्य विजय करता है दक्षिणापथ में? 12 राज्य, ठीक है। और ये तो मैंने कहा कि जनजाति थी। गणराज्य की बात करूं तो राजस्थान में जो गणराज्य थे उनको जीतता है, पंजाब के गणराज्य को जीतता है, और जो है गुजरात वगैरह के जो गणराज्य होंगे पश्चिमी भारत के उनको जीतता है। पड़ोसी राज्य में जो है नेपाल को जीतता है, और असम में कामरूप को जीतता है। असम को उसमें क्या कहते थे? कामरूप कहते थे। तो कामरूप असम को भी जीतता है, ठीक है। विदेशियों की बात करूं तो विदेशियों में जो है थोड़ा ऊपर ऊपर लिख देते हैं इधर अपन विदेशियों को। विदेशियों में देखिए, शक को जीतता है, ठीक है, शकों को हरा देता है, और जो है नागों को जीतता है, ठीक है। और 1-2 प्रजाति और मिलेगी, 1-2 विदेशी जाति और मिलेगी जिनको ये क्या कर देता है? पराजित कर देता है। चलिए, अब जो है उत्तर भारत में इसकी विजय जो होती है, उत्तर भारत में इसकी विजय जो होती है वो कहलाती है प्रसभोद्रण की नीति।
13वीं 14वीं पंक्ति जो है प्रयाग प्रशस्ति की, उसमें हमें इसकी जानकारी मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति की 13वीं 14वीं पंक्ति में हमें किसकी जानकारी मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है विजयों की उत्तर भारत की। तो ये इसकी नीति क्या कहलाती है? प्रस्भोद्रण नीति कहलाती है। यानी कि प्रस्भोद्रण का मतलब है कि इनको जीत के, विजित करके राज्य में सम्मिलित, विजित और फिर क्या किया? साम्राज्य का विलय कर दिया। विजित किया पहले, फिर क्या किया? साम्राज्य का विलय कर लिया। दक्षिण भारत के 12 गणराज्यों की विजय जो है इसकी वो कहलाती है ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति। नीति क्या कहलाती है? ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति। यानी कि पहले राज्य को जीत लेना, ठीक है, फिर उसको जो है अनुदान दे देना, छोड़ देना, और जो है पैसे वैसे धन वगैरह लेके उस पर जो है नियंत्रण ढीला कर देना, ठीक है, वापस उसको राज्य सौंप देना। ये नीति कालांतर में जाके अलाउद्दीन खिलजी भी दक्षिण भारत के संबंध में अपनाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये जीत लिए। तो ये जो है इसकी ग्रहण मोक्षानुग्रहण नीति कहलाती है। जो ये विदेशी जातियां थी, इन पे भी इसने 2-3 तरह से जो है नीतियां थोपी उन पे। एक तो इन्होंने वैवाहिक संबंध की बात की कि जो है उनकी कन्याओं से संबंध कर जीत लेता था, फिर उनकी कन्या से क्या लेता? संबंध, तो वैवाहिक संबंध स्थापित होते थे, ठीक है। दूसरा जो है कई बार जो है अनुन्य विनय करने पे उनको जो है राज्य वापस दे दिया जाता था। तीसरा जो है कई बार जो है नियमित कर भेजते रहो और राज्य पे आप राज करते रहो। इस तरह से जो है इसने विदेशी जातियों को भी अपने क्या कर लिया? अधीन कर लिया। और राजस्थान, पंजाब, जो इन क्षेत्रों में छोटे छोटे गणराज्य थे जो गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित थे, इन सारों को जो है इसने क्या कर लिया? अपने अधीन कर लिया। क्या कर लिया? अपने अधीन। तो इसकी नीति जो है समुद्रगुप्त की विजय होती है उत्तर भारत, दक्षिण भारत, आठवें गणराज्य, पड़ोसी और विदेशी, इस टाइप से होती है। इन सारे क्षेत्रों को जीतते इसने जो है पूरे भारत पर केंद्रीयकृत सत्ता स्थापित कर दी, पूरे भारत को जो है अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया, ठीक है। अब जो है होता क्या है, इसकी इतनी सारी नीतियों की वजह से इसको जो है आपके प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है धर्म बंधु। क्या कहा गया है? धर्म बंधु। तो इस तरह से जो है धर्म की प्रचार के रूप में इसको जो है स्वीकार किया गया है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और विदेशियों में आप देखो तो श्रीलंका का राजा था मेघवर्मा। क्या नाम था? मेघवर्मा। उसने भी जो है कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत सारे उपहार और गिफ्ट भेजे और इसको कहा कि भाई जो मुझे पाटलिपुत्र में एक बौद्ध विहार बनाने की क्या दी जाए? अनुमति दी जाए। तो इसने जो है उसकी बात को स्वीकार किया, उसकी गिफ्टों को स्वीकार किया और जो है पाटलिपुत्र में एक बौद्ध विहार बनाने की क्या दे दी? अनुमति। तो मेघवर्ण या मेघवर्मा जो होता है श्रीलंका शासक, वो भी कहीं ना कहीं इसके क्या होता है? प्रभाव क्षेत्र में होता है। तो ये विदेशियों में आप नेपाल, कामरूप और जो है आगे देख सकते हैं विदेशियों में शक, नाग और श्रीलंका का मेघवर्मा को भी देख सकते हैं, इसमें शामिल कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए, तो इस तरह से समुद्र की इतनी सारी समुद्रगुप्त की विजय होती है। इन विजय के कारण ही विंसेंट स्मिथ ने, किसने? विंसेंट स्मिथ, इस आदमी ने इसको भारत का नेपोलियन कहा। क्या कहा? भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? नेपोलियन। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहते हैं। भारत का नेपोलियन आप किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो ये जो है समुद्रगुप्त के बारे में है। अब हम देखेंगे कि इसके कौन कौन से सिक्के थे। उन सिक्कों के आधार पर हम ये डिसाइड करेंगे कि इसकी कौन कौन सी उपाधियां थी, ठीक है। तो जो है वो देखते हैं सिक्कों के बारे में। कमलनाथ का आज बर्थडे है भाई, सभी की तरफ से कमलनाथ को बधाई और द स्टडी कैफे की तरफ से जो है कमलनाथ को बधाई हो भैया, आपको बर्थडे है इसके लिए। हाँ, हरिओम सिंह शेयर कीजिए। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की विजय। तो कमलनाथ जो है 3 राज्य पूछ रहे हैं, तो उनकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है आपके लिए जानना कि ये कौन कौन से हैं। फिर भी जानना है तो फिर जो है कभी नेट की या जेआरबी क्लास ले लीजिएगा, तो आपको 9 राज्य भी बता देंगे, 3 राज्य भी बता देंगे। फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा। देखो 44 मिनट का सेशन हो गया और अभी तक जो है आप लोग इसको शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है।
तो हमें जो है समुद्रगुप्त की जो है 6 प्रकार की मोहरें मिलती हैं। क्या मिलती है? 6 प्रकार की मोहरें। इन 6 प्रकार की मोहरों के आधार पे जो हमें इसकी कई सारी उपाधियों का पता चलता है। हमें गुप्त साम्राज्य का राजकीय धर्म क्या था उसके बारे में जानकारी भी चलेगी। चलिए कौन कौन से 6 प्रकार की मोहरें सुनते जाइए। एक जो है हमें देखने को मिलेगा अश्वमेध पराक्रम नाम से जो है इसने क्या चलाए? सिक्के चलाए। कौन से? अश्वमेध पराक्रम। इसका मतलब क्या है कि इस आदमी ने अश्वमेध यज्ञ वगैरह करवाए होंगे। किसने? समुद्रगुप्त ने। इसलिए इसने सिक्कों पे क्या उत्कीर्ण करवाया? जो है अश्वमेध पराक्रम। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और हमें मिलती है गरुड़ आकृति की, क्या मिलती है? गरुड़ आकृति के सिक्के। ठीक है, ये सिक्के क्यों थे गरुड़ आकृति के? क्योंकि गुप्त वंश का जो है, गुप्त शासकों का राजकीय धर्म, राजकीय धर्म जो गुप्त शासकों का था वो था वैष्णव धर्म। कौन सा धर्म था? वैष्णव, भगवान विष्णु को समर्पित था। कौन सा धर्म था? वैष्णव धर्म। इसलिए उनके सिक्कों पे क्या थी? सिक्कों पे या राज्य के प्रत्येक चिन्ह जो होते थे उन पे जो है क्या, किसकी आकृति देखने को मिलती थी? गरुड़ की आकृति। किसकी आकृति? गरुड़ की। ये ध्यान रखना। इसको जो है व्याघ्रहंता के रूप में दिखाया गया है। किसके रूप में? व्याघ्रहंता के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, हाथ में परसा लिए हुए दिखाया गया है। क्या लिखे हुए दिखाया गया है? हाथ में परसा लिए हुए दिखाया गया है। काटने वाला होता है परसा, परसा लिए हुए दिखाया गया। ठीक है, और क्या है? एक धनुर्धारी के रूप में दिखाया गया है। धनुर्धारी के रूप में दिखाया गया है। धनुर्धारी के रूप में दिखाया गया है। और क्या है इसके बारे में? और जो है वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। क्या करते हुए दिखाया गया है? वीणा वादन। ठीक है ना, तो वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। जो वीणा वादन करते हुए जैसे दिखाया गया है समुद्रगुप्त को, इसी के आधार पर हमने ये माना कि भारतीय प्राचीन वाद्य यंत्र कोई है। भारतीय प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो वो वीणा माना गया है। कौन सा है? वीणा माना गया। क्यों? क्योंकि सबसे प्राचीन उल्लेख वीणा का हम समुद्रगुप्त को देखते हैं, जहाँ समुद्रगुप्त वीणा वादन करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो जो है ये बहुत ही बड़ा साहित्यिक भी आदमी भी था, ध्यान रखना। तो इस तरह से हमें इतनी सारी उपाधियां मिलती है। तो कितनी हुई देख लो, गिन लो, टोटल कितनी हुई? 1 2 3 4 5 और कितनी हो गई वीणा वादन करते हुए? 6। तो 6 प्रकार के सिक्के मिले। एक अन्य प्रकार के भी इसके सिक्के मिलते हैं जिसमें जो है कांच सिक्के कहा गया है। कांच सिक्के, ऐसा माना जाता है कि कांच नामक का इसका विवाद है, हालांकि इतिहासकारों में ऐसा माना जाता है जो है कांच सिक्के जो है, कांच इसका कोई भाई होगा जिसके साथ सत्ता को लेकर समुद्रगुप्त का क्या हुआ होगा? संघर्ष हुआ होगा। लेकिन इतिहासकारों में मतभेद है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कांच नाम का आदमी जो है ये कौन था? समुद्रगुप्त ही था, ऐसा भी मानते हैं। तो जो भी है कांच प्रकार के सिक्के भी किसके मिले हैं? इस समुद्रगुप्त के समय के मिले हैं, ध्यान रखना। और समुद्रगुप्त का जो है राज्याभिषेक होता है उस समय जो है इसका पिता चंद्रगुप्त होता है, उसने संन्यास ले लिया था और संन्यास लेकर इसने अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को क्या सौंप दी थी? राज्य गद्दी सौंप दी थी। तो इस प्रकार से जो है हम ये देखते हैं कि इसके बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो है वसुबंधु नाम का एक बौद्ध विद्वान था। समुद्रगुप्त के समय वसुबंधु कौन था? वसुबंधु बौद्ध विद्वान था। कौन था? बौद्ध विद्वान, जिसको राजकीय संरक्षण था किसने दिया था? राजकीय संरक्षण किसने दिया था? वो दिया था राजकीय संरक्षण, वो दिया था समुद्रगुप्त ने।
किसने दिया था? समुद्रगुप्त ने। तो इतना सा जो है आपकी किसके बारे में जानकारी मिलेगी? समुद्रगुप्त के बारे में। अब समुद्रगुप्त की रही आपके सामने उपाधियाँ। क्या रही है? उपाधियाँ। तो उपाधियों के बारे में यदि बात करें तो 2-4 तो सामने सामने सीधी सीधी उपाधियाँ, तो सुन लो कौन कौन सी है, आपके काम आएगी एग्जाम पर्पज से भी। समुद्रगुप्त की क्या है? उपाधियां। ठीक है, एक तो उपाधि मिलती है इसकी कविराज, क्योंकि ये वीणा वादन करता हुआ था और जिस प्रकार वसुबंधु को इसने साहित्यिक संरक्षण दिया था उसके अकॉर्डिंग माना जाता है कि ये क्या था? साहित्य प्रेमी इंसान था। तो कविराज क्या था? कविराज। और क्या है? अश्वमेध पराक्रम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अश्वमेध पराक्रम नाम से सिक्के मिलते हैं, तो अश्वमेध यज्ञ वगैरह कराया था इसलिए अश्वमेध पराक्रम। ठीक है, और क्या था? धर्म विजय या धर्म बंधु। कई बार विजय लिखा हुआ होता है, कभी धर्म बंधु आ जाए तो एक ही चीज समझ जाना। ठीक है, और क्या था? पृथ्वीयाम पराक्रम। ठीक है, यानी पृथ्वी पर इससे पराक्रमी कोई नहीं था। तो इस तरह से जो है कई सारी इसकी क्या मिलती है? उपाधियां मिलती है हमें। किसकी? समुद्रगुप्त की। किसकी मिलती है? समुद्रगुप्त की। तो ये जो है आपका समुद्रगुप्त था जिसके बारे में हमने बात की। शैतान सिंह जी नमस्कार, राम राम। शैतान सिंह जी, कमलनाथ क्या कह रहे हैं, किसको शेयर करना है? तो ये जो है आपका कौन सा था? समुद्रगुप्त था। कौन सा था? समुद्रगुप्त। चलिए भाई, अब जो है अगला टॉपिक है आपका वो है चंद्रगुप्त सेकंड, और फिर जो है आपका कौन है? कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। ये टॉपिक कल करेंगे क्योंकि आज के लिए इतना ही हो पाएगा, टाइम होने को आया है, ज़्यादा टाइम बचा नहीं अपने पास। और अभिषेक अभी गुड इवनिंग भाई, मिलते हैं कल। इस सेशन को शेयर कर दीजिएगा, बहुत कम लाइक है, बहुत कम लोग अभी जो है इसको लाइक कर पाए हैं, तो लाइक कर दीजिएगा जो नए लोग जुड़े हैं। आप चैनल शेयर कर चुके हैं, चैनल तो आप सब्सक्राइब कर चुके हैं कमलनाथ, आप इस सेशन को शेयर कीजिएगा। शैतान सिंह जी राम राम। तो जो है इस तरह से जो है आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी वक्त कल ठीक 5 बजे लाइव आ जाएगा टाइम पे आप लोग। और इस सेशन को, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप लोग जो है वीडियो ऑफलाइन भी देखें और ऑफलाइन अपने मित्र लोगों को भी बताएं कि इतनी जो है इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पे दी जा रही है हर सब्जेक्ट की डेप्थ में। तो इस सब्जेक्ट को जो है आप एंजॉय कीजिए। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।